हलाला की सच्ची कहानी। शौहर ने मेरा हलाला एक 15 साल बच्चे से करवाया। मुझे बच्चे के साथ अकेले कमरे में बंद कर दिया। उस रात बच्चे ने मुझे 10 घंटे तक। आज मेरे शौहर बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे और वो इतना ज्यादा गुस्से में थे कि उसने गुस्से में आकर मुझे तलाक दे दी और फिर मुझसे कहने लगे कि वो मेरा निकाह अपने छोटे भांजे के साथ करवाएंगे, जबकि वो तो 15 साल का लड़का था। लेकिन मेरा शौहर इतना जालिम था कि उसके सामने मेरी जुबान ही ना खुली। मेरे लाख मना करने पर भी शौहर ने मेरा निकाह अपने भांजे से कर दिया और वो मेरे साथ रात भर हलाला करता रहा। सुबह मैं नहाकर निकली ही थी कि मेरे गीले बालों को देखकर फिर से दहकने लगा। मैं उसे खुद से दूर करने की बहुत कोशिश की, मगर फिर उसने बेड पर धक्का देकर मुझे प्यार करने लगा। मैंने उसे जोर से धक्का दे दिया। वो फिर से मेरे करीब आ गया था। उसने मुझे कमर से पकड़ा हुआ था और कंधे पर उठाकर बेड पर पटका। चेहरे पर उसकी शैतानी मुस्कुराहट थी। मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो चुकी थी। उस 15 साल भांजे ने तो मेरे साथ बहुत जबरदस्ती की। मेरे शौहर से भी ज्यादा ऐसी कोई जगह ना थी मेरे जिस्म पर उसके दांतों के निशान थे। और आखिरी बार उसने एक ऐसी हरकत की जिससे मेरी चीखें निकल गई कि उसने तो मेरे दोनों हाथ पकड़कर मेरी आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे। मैं अपने वजूद पर अपना दुपट्टा लपेट रही थी। मैं अपने घुटनों पर सर रखकर अपने वजूद को छुपा रही थी। मैंने उसकी शिद्दतों को बर्दाश्त किया हुआ था, हर अजियत को बर्दाश्त किया था, उन लफ्जों से बचने के लिए जो वो अदा करके यहाँ से जा चुका था। मैं सुबह से लेकर रात के 2 बजे तक यूं ही अभी तक कमरे में बैठी रही। वो न जाने कहाँ चला गया था। वो अभी तक वापस लौट कर नहीं आया था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाना है। तभी कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। तभी मैं टस से मस ना हुई थी। उस वक्त तो मैं बिल्कुल भी होश में ना थी और कौन मेरे कमरे में आया है मुझे बिल्कुल भी पता ना था। जब मेरे शौहर का भांजा असद मेरे कमरे में आया, वो मुझसे निगाहें चुराते हुए मुझसे पूछने लगा कि मामू जान कहाँ पर हैं। लेकिन मैंने उसे किसी भी बात का जवाब ना दिया, बस यूं ही पत्थर की बनी बैठी रही। अब वो मुझे इस हालत में देखकर कुछ परेशान सा हुआ था। वो मुझसे कुछ पूछने लगा, आप इतनी परेशान क्यों हैं? क्या हुआ है आपको? और मामू जान कहाँ पर है? मैंने उसका कोई भी जवाब नहीं दिया था। वो तो बस बार बार अपने मामू के बारे में पूछ रहा था, लेकिन मैं फिर भी खामोश बनी पत्थर की तरह बैठी हुई थी। थोड़ा ही वक्त गुजरा था कि सलमान कमरे में दाखिल हुए और आते ही अपने भांजे से कहने लगे, क्या सर तुम कमरे से बाहर जाओ, मैं थोड़े ही वक्त में आता हूँ। वो गुस्से भरे अंदाज से मेरी तरफ देखने लगे और गुस्से से मेरी तरफ आने लगे। अपने भांजे को तो उन्होंने बाहर भेजा हुआ था। वो मेरे सामने आकर बैठ गए और मुझसे कहने लगे, रिदा मेरी बात सुनो। मैंने उनकी तरफ आंसू भरे आंखों से देखा। रो रो कर मेरी आंखें लाल हो चुकी थी। वो शर्मिंदगी से मुझे देख रहे थे। अब शर्मिंदा होने का क्या फायदा था? जो कुछ उन्होंने किया था उसके बाद वो मेरी नजरों से गिर चुके थे। उनके हर जुल्म और हर अजियत सहने का क्या फायदा? लेकिन जो कुछ उन्होंने मेरे साथ किया था मैं कैसे ये सब बर्दाश्त करती। वो मेरे बाजू को पकड़कर मुझसे कहने लगे, देखो मैं तुमसे फिर से निकाह कर लूंगा। मैंने गुस्से में तुम्हें तलाक दिया है, लेकिन मैं फिर से तुम्हारे साथ निकाह कर लूंगा। शौहर भी बहुत दुखी था। वो मुझे तलाक देकर बहुत शर्मिंदा थे, बहुत बेबसी से बोल रहे थे। मैंने कहा, आप मुझसे दोबारा निकाह कर सकते हैं, मेरी जिंदगी को क्या समझ रखा है? मेरी जिंदगी तो तुमने बर्बाद कर दी है। फिर से वो बेबस होकर मुझसे कहने लगे, देखो मेरे पास एक आइडिया है, मैं तुम्हारा निकाह अपने भांजे से करवा दूंगा। इससे तुम्हारा हलाला हो जाएगा और फिर हम दोबारा निकाह कर लेंगे। मैं दोबारा तुम्हें अपना लूंगा। वो बहुत परेशानी के आलम में ये कह रहे थे और मैंने एकदम से उस शख्स की तरफ देखा। कितनी घटिया वो बात कह रहा था, लेकिन मैं उससे कुछ भी नहीं कह सकती थी। मैं बेबस थी क्योंकि मजीद मैं उसकी इज्जत नहीं बर्दाश्त करना चाहती थी। मुझे उससे खौफ महसूस हो रहा था क्योंकि मैं अब उसकी बीवी भी नहीं थी। मैं नहीं चाहती थी कि वो गुस्से में आकर तलाक देने के बाद भी मेरे वजूद को इस्तेमाल करने लग जाए। वो कहने लगा, देखो जैसे ही तुम्हारी इद्दत खत्म होगी तुम असद से निकाह करके दोबारा से मेरे साथ निकाह कर लेना। मैं उस शख्स की तरफ देख रही थी जो अपने भांजे से मेरा हलाला करवाने की बात कर रहा था, जो कि महज 15 साल का था। मेरी नजर में यह बच्चा था। मैंने कहा, बेहतर यही है
कि मैं आपकी जिंदगी से चली जाती हूँ, क्योंकि मैं मजीद ना आपको बर्दाश्त कर सकती हूँ, ना आपकी दीवानगी को बर्दाश्त कर सकती हूँ। मेरा ये कहना था कि उसने एकदम से पकड़कर मुझे अपने करीब किया और कहने लगा, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसी बात कहने की? अगर तुम मुझसे दूर जाने के बारे में भी सोचोगी तो मैं तुम्हें काट के फेंक दूंगा, बल्कि बगैर निकाह के ही अपने साथ रखूंगा, हलाला भी नहीं करवाऊंगा। मेरे चेहरे पर पसीना आने लग गया था। मैं फिर से रोने लग गई थी। उस शख्स ने मुझे इस कदर बेबस कर दिया था कि मैं खुद से निकाहें मिलाने के काबिल भी नहीं रही। असद छोटा बच्चा था, वो इस घर में रहता था और मैंने हमेशा उसे अपने बेटों की तरह समझा था। कितने सालों से वो हमारे साथ रह रहा था और मेरा शोहर उसे बेटा बनाकर लाया था। लेकिन अब जैसी वो घटिया बात कर रहे थे, मुझे तो अपने शोहर से इस कदर नफरत महसूस हो रही थी कि उनकी शक्ल देखने को भी दिल नहीं कर रहा था। मैंने कहा, देखो, मैं असद के साथ बिल्कुल भी निकाह नहीं करूंगी, आप ये गलत कर रहे हैं। वो कहने लगा, ठीक है, मैं तो तुम्हारे फायदे के लिए ही बोल रहा था, मुझे तो कोई मसला नहीं है, मैं तो तुम्हें यूं भी अपने साथ रख सकता हूँ। मुझे अपने आप से नफरत महसूस हो रही थी, अपने वजूद से घिन आ रही थी कि मैं कैसे शख्स की बीवी हूँ जिसे किसी चीज का कोई एहसास ही नहीं है। गुनाह क्या होता है, हलाल चीज क्या होती है, हराम क्या होती है, उसे किसी चीज के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैंने ये बात फिर से उसे समझाने की कोशिश की कि आप मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दें, बार बार यही मेरे साथ करेंगे, हर बार किसी से हलाला करवा कर मेरे साथ निकाह करेंगे क्या? मैं आपको अच्छी तरह जानती हूँ, अगर आज आपने ये सब कुछ मेरे साथ किया है तो आप कल को भी करेंगे। ये कहते कहते मेरी आंखों में आंसू बहने लगे थे तो अचानक उसने मुझे मेरे बालों से पकड़ लिया और कहने लगे, रिदा, खबरदार, जो तुमने मुझसे बेइज्जत करने की कोशिश की या मेरी जिंदगी से दूर जाने की कोशिश की। मैंने उन्हें खुद से अलग करना चाहा क्योंकि वो मेरे लिए नामहरम थे, लेकिन वो मेरे सामने बैठा कहने लगा, तुम इसी कमरे में रहोगी मेरे साथ, किसी को शक नहीं होना चाहिए कि मैं तुम्हें तलाक दे चुका हूँ। मैं हैरत से उस शख्स की तरफ देखे जा रही थी। मैं भला कैसे उसके साथ एक कमरे में रह सकती थी? मैंने कहा, सलमान, आपका दिमाग खराब हो चुका है, क्यों आप मुझे इतनी अजियत और तकलीफ दे रहे हैं? मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं आपके लिए महरम नहीं हूँ, अब मैं नाम महरम हूँ, आप मेरे लिए गैर महरम हैं। वो कहने लगा, नहीं हूँ मैं गैर महरम। वो कुछ भी मानने को तैयार नहीं था और मैं मुसलसल रोए जा रही थी। वो मुझे कह कर गया था कि वो मेरा निकाह असद से करवाएगा, हलाला करवाने के बाद दोबारा मुझे अपनी जिंदगी में शामिल कर लेंगे। मैं इस घर से एक कदम भी बाहर नहीं निकाल सकती थी क्योंकि मेरे आगे पीछे कोई नहीं था। मैंने खुद ही तो उस शख्स का इंतखाब किया था, अपना जाने ये जिंदगी में मेरे साथ और क्या कुछ करने वाला था। वो खुद तो चले गए थे। मैं उठी, चेंज वगैरह किया, अपना हुलिया दुरुस्त करने लगी। अगले दिन मैं अपने कमरे में ही बैठी हुई थी। सलमान ऑफिस जा चुके थे जब असद मेरे कमरे में आया और कहने लगा, मोमानी जान, ये मामू क्या कह रहे हैं? मैंने नासमझी से उसकी तरफ देखा। मुझे मालूम था कि वो किस बारे में बात कर रहा है, लेकिन मेरी जान को बनने लगी। वो मेरे पास आकर बैठ गया, कहने लगा, मोमानी जान, मामू जी क्या कह रहे हैं कि मैं आपके साथ निकाह करूंगा? मामू ने आपको तलाक दे दी है। मोमानी, मैंने कभी आपको इस नजर से नहीं देखा, मामू को आप समझाए, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, प्लीज मैं इद्दत में हूँ, तुम दोबारा मेरे कमरे में मत आना, जो कुछ बात करनी है अपने मामू से बात करो और मेरे पास दोबारा मत आना। मैंने उसे अपने कमरे से निकाल दिया था। वो बच्चा था, ये सब सुनकर घबरा गया था और उसका घबराना बनता भी था। कितनी अजीब और घटिया बात कर रहा था। अपने शोहर को समझाने की कितनी कोशिश कर चुकी थी, लेकिन वो नहीं समझ रहा था और मुझे इस कदर नफरत महसूस हो रही थी कि मैं उस शख्स की तरफ देखना भी पसंद नहीं करती थी। वो कमरे में ही सोता था, लेकिन मैं दूसरी तरफ सोफे पर जाकर सोती थी। मेरी कोशिश होती जब तक मैं इद्दत में हूँ मुझ पर निगाह भी ना पड़े, ना जाने आगे मेरे साथ क्या होना था। रात का वक्त था, मैं सोफे पर गहरी नींद में सो रही थी जब मुझे अपने बालों में हाथ चलते हुए महसूस हुए। मैं एकदम से घबरा कर उठी तो सलमान मेरे पास ही बैठा हुआ था। कहने लगा, क्यों मुझसे दूर हो, चलो आओ ना मेरे पास। उसने मेरा हाथ पकड़कर अपने करीब किया जब मैंने जोरदार तमाचा उसके मुंह पर रसीद किया और कहा, मसला क्या है आपको, क्या चाहते हैं? क्या आप मुझे भी गुनाहगार कर रहे हैं? वो अपने मुंह पर हाथ रखकर, क्या मुझे भी गुनाहगार करना चाहते हैं? वो अपने मुंह पर हाथ रख के मुझे देखने लगा। अगले ही लम्हे उन्होंने मुझे अपने करीब किया और कहने लगे, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझ पर हाथ उठाने की? बहुत ज्यादा चीख रही हो ना, मुझसे तुम देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। मैं चीखने लगी, चलाने लगी थी।
मैं किसी तौर भी उस शख्स के करीब नहीं जाना चाहती थी। वो तो मुसलसल मुझे गुनाहगार किए जा रहा था। मैं चीख रही थी जब दरवाजे पर मुसलसल दस्तक होने लगी। असद था। कहने लगा, मामू जान, मुमानिक को क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? वो गुस्से में दरवाजे की तरफ गया और कहने लगा, असद, तुम्हें कितनी बार कहा है हमारे मामलात के दरमियान में ना आया करो, जाओ यहाँ से। वो कहने लगा, मामू जान प्लीज आप मेरे साथ आए, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। खैर, सलमान वहां से बाहर चला गया था और मेरी जान में जान आई थी। मैं सोफे पर बैठी शिद्दत से रोने लगी थी। अभी उस शख्स ने मेरा इस मासूम लड़के के साथ निकाह भी करवाना था। न जाने ये और कुछ मुझसे क्या करवाना चाहता था। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की कि मैं असद के साथ निकाह नहीं करूंगी, लेकिन जैसे ही मेरी इद्दत खत्म हुई वो कहने लगा, शाम को आपका निकाह है। मैं बहुत ज्यादा परेशान हुई। मैं असद की तरफ देख रही थी। वो भी अब खामोश हो चुका था, कोई बात नहीं कर रहा था। शायद उसने भी सलमान को बहुत ज्यादा मना करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें अपनी मर्जी ही करनी थी। कहने लगा, आज की रात ये घर, ये सब कुछ तुम दोनों का है। मैं इस घर में बिल्कुल भी नहीं रहूंगा, क्योंकि अपनी रिदा को किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने नफरत भरी निगाह सलमान के चेहरे पर डाली थी। अभी भी वो मुझे अपनी रिदा कह रहा था, जबकि इस वक्त मैं किसी और के निकाह में थी। मैंने असद के चेहरे की तरफ देखा तो उसका चेहरा बिल्कुल सपाट था। उसके चेहरे पे कोई किस्म के जज्बात तासुरात नहीं थे। सलमान घर से जा चुका था। मैं कमरे में आकर बैठ गई थी। कमरा बहुत खूबसूरती से सजाया हुआ था और मुझे उस शख्स से मजीद नफरत हुई थी। अपनी ही बीवी का निकाह किसी और के साथ करवाकर इतनी खूबसूरती से कमरा उस शख्स ने सजाया था। न जाने वो मुझसे चाहता क्या था और मुझे कितनी अज़ियत देना चाहता था। कितना उस शख्स ने मेरा तमाशा बनाना था, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। मैं कमरे में बैठी हुई थी, मेरा हाथ कप कप आ रहे थे। वो असद जिसे मैंने हमेशा अपने बेटों की तरह समझा था। मेरी हालत ऐसी थी, काटो तो बदन में लूह ना हो। जब असद दरवाजा खोलकर कमरे में दाखिल हुआ, उसे कमरे में दाखिल होता देखकर मेरा दिल इतनी शिद्दत से धड़कने लग गया था। मैंने हमेशा उसे छोटा बच्चा समझा था। अब मैं क्या कर सकती थी, बस खामोशी से निगाहें झुकाए बैठी हुई थी। जब वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ मेरे करीब आकर बैठ गया, मेरे सामने बैठा और उसने बहुत गहरा सांस लिया, मेरे हाथ को पकड़ लिया। कुछ बोल नहीं रहा था, बस आहिस्ता आहिस्ता मेरे हाथ को सहलाए जा रहा था। मुझे उसका रवैया बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था। मुझे उससे खौफ महसूस होने लगा था। कहने लगा, मुझे नहीं मालूम था हम जिस चीज की ख्वाहिश करते हैं, इतनी शिद्दत से मांगते हैं तो खुदा वो चीज हमारी झोली में डाल देता है। मुझे उसकी बातों की समझ नहीं आ रही थी। वो मेरे चेहरे की तरफ देखता हुआ कहने लगा, किस कदर हसीन हो तुम, तुम्हें टूटकर चाहने को दिल करता है। वो एकदम से आप कहने वाला लड़का तुम कह रहा था और कहने लगा, मामू ने कहा है कि रात भर मेरी बीवी के साथ जो करना चाहते हो वो कर लो। मुझे तो हंसी आ रही है, आपका शोहर है, मुझे तो आपकी किस्मत पर अफसोस हो रहा है। मुझे उसकी बातें बहुत अजीब लग रही थी। वो बहुत अजीब अंदाज में मेरे सामने बोले जा रहा था। आहिस्ता आहिस्ता से वो मेरा हाथ अपने लबों के करीब ले गया। उसकी मूंछों की चुभन अपने हाथ में महसूस करके मैंने जल्दी से अपना हाथ पीछे खींचा। मेरा पूरा वजूद कप कप आ रहा था। वो मुस्कुराते हुए कहने लगा, देखें, मामू से ज्यादा खूबसूरत हूँ मैं। उम्र में कम हूँ लेकिन बहुत अच्छा हसीन खूबसूरत हूँ। ज्यादा खुश रखूंगा आपको। मुझे उसकी बातों की बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। वो मेरे करीब हो रहा था, न जाने क्यों मैं उससे दूर होने की कोशिश कर रही थी। मेरी आंखों में से आंसू बहने लगे थे, क्योंकि मुझे मालूम था कि ये शख्स सिर्फ एक रात के लिए मेरे पास है। उसके बाद दोबारा से मुझे सलमान के पास ही जाना है, लेकिन एक रात के लिए भी मैं अपने वजूद पर किसी और को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। न जाने मैं उसे कैसे बर्दाश्त करूंगी। मैंने तो यही समझा था कि सलमान मेरी जिंदगी में आने वाला आखिरी मर्द है, लेकिन उसकी वजह से आज कोई और मर्द मेरी जिंदगी में शामिल होने लगा था और मैं असद के चेहरे की तरफ देखे जा रही थी। मुझे उससे बहुत उलझन सी महसूस हो रही थी। मैं दूर जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो बार बार मुझे ये याद करवा रहा था कि अगर वो मेरे करीब नहीं आएंगे तो वो मुझे तलाक नहीं देगा, और तलाक नहीं देगा तो सलमान के साथ दोबारा शादी कैसे करूंगी।
अगर वो मेरे करीब नहीं आएंगे तो वो मुझे तलाक नहीं देगा, और तलाक नहीं देगा तो दोबारा मैं सलमान के साथ कैसे शादी करूंगी। अगर सलमान के साथ शादी नहीं करूंगी तो फिर वो मेरी जान ही निकालेगा, जबरदस्ती मुझसे शादी करेगा। मैंने आंखें बंद कर ली और अपना आप उसके हवाले कर दिया, लेकिन उसके लम्स की मोहब्बत महसूस करके मुझे ऐसे लग रहा था जैसे इससे ज्यादा मुझे कोई टूट कर ही ना चाहता हो। उसने हर लम्हा मुझे यह एहसास दिलाने की कोशिश की थी कि वो मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है, लेकिन सुबह जब मेरी आंख खुली तो उसने मुझे अपने मजबूत बाजू के हसार में लिया हुआ था। मैं उससे अलग होना चाह रही थी, लेकिन वो मुझे छोड़ ही नहीं रहा था। मैंने कहा असद प्लीज मुझे जाने दो। वो कहने लगा कहाँ जाने दूं? मैंने बहुत इंतजार किया था आपका। वो नींद में ऊँगता हुआ बोल रहा था। मैंने कहा क्या मतलब है असद तुम्हारा? ना जाने क्यों मैं खुद भी उससे दूर नहीं होना चाह रही थी। आज तक कभी सलमान ने मुझसे ऐसी मोहब्बत भरे अंदाज में बात नहीं की थी जिस तरह रात असद मेरे साथ गुफ्तगू कर रहा था। मैंने आहिस्ता से उसके बाजू पर सर रख लिया और आंखें बंद कर ली थी। न जाने क्यों मैं खुद भी नहीं उठना चाहती थी। वो मेरा शोहर था, मैं पूरे हक के साथ उसके पास हुई थी। मैं क्यों किसी से खौफ खा रही थी, लेकिन वो इस काबिल नहीं था कि सलमान का मुकाबला कर सकता। इसी वजह से मुझे खौफ आने लग गया था कि अगर मैं उसके पास रही न जाने सलमान उसके साथ क्या करेगा। मैंने आहिस्ता से उसके सीने पे सर रख लिया। मैंने कहा असद एक बात बोलूं? उसने कहा हाँ जी जान। उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुराई। मैंने कहा असद अगर मैं कहूँ कि मुझे सलमान के पास वापस नहीं जाना तो तुम क्या कहोगे? उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। अगले ही लम्हे मुझे सलमान का ख्याल आया। मैं जल्दी से उसके पास से ही उठी थी। मुझे सलमान के वो जुल्म और उसकी वो दीवान की याद आने लगी थी। इस बात ने तो असद की जान ही निकाली थी। इसी वजह से मैं खुद ही उससे दूर होना चाह रही थी। मैं जल्दी से उठी। जब मैं फ्रेश होकर बाहर आई तो वह अजीब निगाहों से मुझे देखने लगा। कहने लगा सलमान आपको प्यार करता है। उसकी बात सुनकर मैं एक लम्हे के लिए खामोश हो गई। वो बेड से उठा और आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ चलता हुआ आने लगा। कहने लगा मैंने पूछा सलमान आपका क्या लगता है? मैंने कहा मेरा साबका शोहर है। वो कहने लगा साबका शोहर है, लेकिन इस वक्त आपका शोहर कौन है? मैंने उसकी तरफ देखा। वो कैसे अजीब किस्म की बातें मेरे साथ कर रहा था। मैंने कहा तो मुझे पता है कि इस वक्त तुम मेरे शोहर हो। वो कहने लगा तो फिर इसी बात को याद रखिए और मेरी इजाजत के बगैर आप इस कमरे से बाहर कदम नहीं निकाल सकती। मैं उसकी तरफ देखे जा रही थी। वो कहने लगा मैं आपको इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला। अगर आपके शोहर ने मुझे इस्तेमाल किया है तो मैं भी आपको इस्तेमाल करूंगा, तभी आपको छोड़ूंगा। उसकी बात सुनकर आज मुझे अपने आप से शदीद नफरत महसूस हो रही थी। दिल कर रहा था कि मैं अपनी जान ले लूं कि इन लोगों के दरमियान मैं फंस चुकी थी। एक तरफ से मेरा शोहर मुझे इस्तेमाल कर रहा था तो दूसरी तरफ से साबका शोहर मुझे हासिल करने के चक्करों में था। न जाने मेरी जिंदगी क्या हो गई थी। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। जब मैं कमरे से बाहर आई डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा हुआ था। मैंने हैरत से देखा तो सलमान नाश्ता लगवा रहा था। मुझे देखता ही मुस्कुराता हुआ मेरी तरफ आया। अभी वो मेरे करीब आने ही लगा था जब असद ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने पीछे कर लिया। असद कहने लगा वो मामू जान मुझे आपसे बात करनी थी। मैंने हैरत से असद की तरफ देखा। वो कहने लगा मुझे तलाक नहीं देगा। न जाने वो क्या बोलने लगा। मेरा दिल तो बड़ी शिद्दत से धड़क रहा था। तभी वो कहने लगा चलो टेबल पर बैठकर नाश्ता करो, साथ में बात भी हो जाएगी। ये कहकर हम दोनों ही टेबल पर बैठ गए। असद कहने लगा कि मैंने कोई भी ताल्लुक कायम नहीं किया रिदा के साथ। वो कह रही है कि वो अभी इन सब के लिए तैयार नहीं है। मैं हैरत से शख्स की तरफ देख रही थी। वो कितनी सफाई से मेरे सामने बैठे झूठ बोल रहा था। मैं एकदम से उसकी तरफ देखने लगी। अभी मैं कुछ कहने ही वाली थी कि असद कहने लगा कि हमें कुछ वक्त चाहिए। देखे मैं अभी इन सब के लिए तैयार नहीं हूँ, तो प्लीज हमें कुछ आप वक्त दे दें और इसके बाद मैं रिदा को तलाक दे दूंगा। मैं हैरत से उसकी तरफ देखे जा रही थी। कितनी आसानी से वो झूठ बोल रहा था और सलमान भी उसकी बातों पर यकीन कर रहा था। सलमान कहने लगा ठीक है तुम लोगों को जितना वक्त चाहिए ले लो, लेकिन प्लीज थोड़ा जल्दी ऐसे तलाक दे देना। तुम्हें पता है ना मैं अपनी रिदा को किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं असद के चेहरे की तरफ देखे जा रही थी जहां पर दुनिया जहां की संजीदगी छाई हुई थी। वो कहने लगा हाँ जी क्यों नहीं, लेकिन मुझे मालूम था कि उस वक्त उसके दिमाग में क्या चल रहा था। नाश्ता करने के बाद सलमान दोबारा से चले गए। मैंने गुस्से में असद की तरफ देखा और कहा देखो तुम सलमान को अच्छी तरह जानते हो कि वो तुम्हारे साथ क्या करेगा। जब उसे तुम्हारी हकीकत मालूम होगी तो फिर क्या होगा। उसने एकदम से मेरा हाथ अपने हाथ की मजबूती में गिरफ्त कर लिया और कहने लगा आपको मालूम है कि मुझे किस कदर
डर है आपको खोने का। कोई पागल ही होगा जो आप जैसी बीवी को छोड़ेगा। मैंने आज तक इतनी कशिश किसी लड़की में महसूस नहीं की जितनी आप में है। मैं तो बहुत ज्यादा डर रही थी, पहले ही इसकी वजह से मैं बहुत मुश्किल वाली जिंदगी गुजार रही थी। रात के वक्त मैं बेड पर लेटी हुई थी जब असद कमरे में दाखिल हुआ। कहने लगा, बड़े बेताब है मामू जान कि कब मैं आपको तलाक दूंगा और आप उनके पास जाओगी। क्या आप भी मामू जान की तरह उनके पास जाने के लिए बहुत ज्यादा बेताब है? वो मेरे पास बैठा बोल रहा था और मैंने उसकी तरफ देखा। मेरी आंखों में नमी उतरने लगी। मैंने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? वो कहने लगा, साफ मतलब है कि आप भी मामू से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी ना, इसी वजह से आप ही उनके साथ जाने के लिए बहुत ज्यादा बेचैन होगी। लेकिन मैं आपको मामू को नहीं सौंपना चाहता। मैं हमेशा सारी उम्र के लिए आपको अपने पास रखना चाहता हूँ। क्या मेरे साथ रहना चाहती हैं या वापस मामू के पास जाना चाहती हैं? वो मुझे अपने बाजू के हसार में लेता हुआ बोल रहा था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़का मेरे लिए इतना अहम हो गया था। मैं खुद को उसके साथ महफूज तस्वुर करने लगी थी। इतनी मोहब्बत कभी मुझे सलमान ने नहीं दी थी जितनी असद ने मुझे दी थी। उसने मुझे एहसास दिलाया था कि मैं अहम हूँ, मैं कोई आम लड़की नहीं हूँ, बल्कि मैं बहुत ज्यादा खास हूँ। उसकी मोहब्बत ने मुझे उसका दीवाना बना दिया था और मैं भला कैसे से दूर हो सकती थी। मैंने कहा, नहीं असद, मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहती। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। सलमान से मुझे कभी मोहब्बत हो ही नहीं सकती थी, बल्कि मैं एक जबरदस्ती का रिश्ता निभा रही थी। मैं खुद सलमान से तंग आ चुकी थी। मैं उसके सीने पर सर रख कर बोले जा रही थी जब कमरे के दरवाजे पर बहुत जोर जोर से दस्तक होने लगी और अगले ही लम्हे दरवाजा खुल चुका था। सलमान कमरे में दाखिल हो गया और एकदम से गुस्से में कहने लगे, मुझे तो पहले ही शक हो रहा था कि तुम मुझसे दूर भागना चाहती हो, लेकिन इतनी आसानी से मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये कहकर उन्होंने मुझे बालों से पकड़कर असद से अलग किया था। मेरा पूरा वजूद कपकपाने लग गया था। मैंने असद की तरफ देखा। बहुत ही नरमी से सलमान का हाथ पकड़ा और कहने लगा, मामू जान, वो मेरी बीवी है, प्लीज आप इन्हें छोड़ दें। वो कहने लगे, तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगा, एहसान फरामोश। एक तो मैंने तुम पर एहसान किया, तुम्हें अपने घर में रखा, तुम्हारी परवरिश की, तुमने मेरी बीवी पर गंदी नजर रखी। वो कहने लगा, मामू जान, आपका दिमाग खराब हो चुका है। ये आपकी बीवी नहीं बल्कि मेरी बीवी है। इसको मैं बिल्कुल भी तलाक नहीं दूंगा क्योंकि ये मेरी बीवी है और कोई खिलौना नहीं है। जब आपका दिल करेगा तलाक दे देंगे, जब दिल करेगा हलाला करवाने लग जाएंगे। वो गुस्से में बोला जा रहा था। सलमान मुझे कहने लगा, क्या तुम इस शख्स के साथ रहना चाहती हो? और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे जिस्म से जान निकलती जा रही है। अगर मैं उसका नाम ले लेती सलमान ने तो मुझे छोड़ना नहीं था। मैं अभी इससे पहले बोलती। असद कहने लगा, खबरदार जो आपने झूठ बोलने की कोशिश की। इनसे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सच बताएं, क्या आप मेरे साथ रहना चाहती हैं? मैं बहुत ज्यादा बेबस हो चुकी थी। कभी कहने लगा, बताओ मुझे, तुम किसके साथ रहना चाहती हो? वो गुस्से में चीख कर बोले थे। वो बस गुस्से वाले अंदाज में पूछ रहे थे। मैं तो चाह कर भी असद का नाम नहीं ले सकती थी। मैं खामोश हो गई। मैंने चीखते हुए कहा कि मुझे किसी के साथ नहीं रहना। आपको समझ नहीं आती, ना मैं आपकी अज़ियत बर्दाश्त कर सकती हूँ ना इसकी। मुझे खुदा के लिए जाने दो, आप लोग अपनी जिंदगियों से। सलमान कहने लगा, आराम से मुझे बताओ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगा। क्या तुम सच में मुझसे नफरत करती हो? क्या तुम्हें कभी मुझसे मोहब्बत नहीं हुई थी? मैंने निगाहें झुकाई। मुझे मालूम था जो कुछ होना था वो तो होना ही है। मैंने कहा, मैं आपके साथ जिंदगी नहीं गुजारना चाहती। मैं तंग आ चुकी हूँ, ना मैं दोबारा लौटकर आपके पास आना चाहती हूँ। बात ये नहीं मैं असद की तरफ माइल हो चुकी हूँ, ना मैं दोबारा लौटकर आपके पास आना चाहती हूँ। बात ये नहीं मैं असद की तरफ माइल हो चुकी हूँ या इससे मोहब्बत करने लगी हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। खैर, उस दिन के बाद वो मुझे नजर नहीं आए थे। मैंने असद से पूछा तो वो कहने लगे, मामू जान चले गए हैं। वो कह रहे थे कि मैं पहले ही रिदा पर बहुत जुल्म कर चुका हूँ, मैं मजीद इस पर जुल्म नहीं करना चाहता। इसी वजह से वो अपना सब कुछ मुझे देकर चले गए हैं और मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि सच में वो शख्स जा चुका है। और यही थी कि मैं असद के साथ जिंदगी में आगे बढ़ गई थी। वो उम्र में मुझसे छोटा था लेकिन बहुत बहुत मोहब्बत करने वाला और एहसास करने वाला शख्स था। उसने मुझे एहसास दिलाया था कि मोहब्बत क्या होती है और तहफ़्फ़ुज़ देना किसे कहते हैं, और उसके साथ मैं खुद को बहुत ज्यादा महफूज समझती हूँ।